नमस्कार दोस्तों। कुछ समय के आए इस अंतराल के बाद साहित्यिक कहानियों के इस पटल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज सुनेंगे सुश्री अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित एक खूबसूरत कहानी, एक खाली जगह। कहानी कई भागों में प्रसारित होगी। आइए सुनते हैं कहानी का पहला भाग। खामोशी की लकीर पर पांव रखकर आज फिर मुक्ता के लिए दिलीप राय के घर से शादी का पैगाम आया। 3 महीने पहले भी आया था। यह पैगाम जैसे एक स्थूल चीज हो और रात के अंधेरे में न जाने घर के खुले हुए दरवाजे से भीतर आई हो या सबकी आंख बचाकर खिड़की के रास्ते। पर उस रात मुक्ता को लगा जैसे उसकी चारपाई की पट्टी को पकड़कर वह धीरे से चारपाई के ऊपर आ गई हो और मुक्ता की बाह से लगकर वह सारी रात चारपाई पर सोती रही हो। नींद में करवट बदलते समय भी मुक्ता को आभास होता रहा जैसे वह अभी उसकी दाईं तरफ थी और अभी बाईं तरफ हो गई जिधर उसने करवट बदली। बहुत नरम, हिलती हुई और जीवित चीज। उस दिन सवेरे मुक्ता रोज की तरह सहज नहीं जागी। आंख खुली तो उसका अपना हाथ पास की खाली जगह को टटोल सा रहा था और फिर वह चौंक कर चारपाई से उठी थी और उठकर भी खाली चारपाई को देखे जा रही थी, जैसे वह चीज अगर इस समय चारपाई पर नहीं थी तो कहाँ थी। बिखरे हुए मन को वह शीशे के सामने खड़े होकर देखने लगी, पर खड़े खड़े शीशे में जैसे वह खुद उतर गई और शीशे में उतरे हुए उसके होंठ 3 महीने से खामोश थे। यह खामोशी की एक लकीर थी जो मोतिया खान की घनी और तंग आबादी की एक गुमनाम सी गली में रहने वाली मुक्ता के घर से लेकर दिल्ली के एक खूबसूरत टुकड़े पंचशील पार्क के दिलीप राय के घर तक खिंची हुई थी। और खामोशी की एक लकीर पर पांव रखकर आज फिर मुक्ता के लिए दिलीप राय के घर से शादी का पैगाम आया था। निम्न मध्यम श्रेणी के घरों की एक खास गंध होती है। चारपाइयों के नीचे घुसाकर रखे हुए ट्रंकों और टीन के डिब्बों की तरह हर समय घर में छिपकर बैठी हुई भी और खूंटियों पर लटकते हुए मैले घिसे कपड़ों और राम कृष्ण या हनुमान के कैलेंडरों की तरह घर की दीवारों पर जमकर निशंक खड़ी हुई भी। मुक्ता जानती थी कि उसने जब भी इस घर की गंध से उभरना चाहा था, यह गंध बहुत तीखी हो गई थी, गाढ़ी इतनी कि मुक्ता को इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। उसने कॉलेज की पढ़ाई की थी, पर वह उसे इस गंध से बाहर नहीं निकाल सकी थी। वह केवल समय के साथ जरा सा अपनी जगह से सरकता हुआ उसके माँ बाप का दृष्टिकोण था। एक मजबूरी थी कि पढ़ाई का एक आध टुकड़ा अब उनकी श्रेणी वाले लोगों में भी लड़कियों के दहेज का हिस्सा हो गया था। और गत वर्ष मुक्ता ने एक चेतन प्रयत्न किया था। जब शहर की सबसे सुंदर लड़की का चुनाव होना था तो उसने अपना नाम आवेदन पत्र पर लिखा था और फिर अपने कद को और कमर को नापकर जब बाकी विवरण को उस पर भर रही थी, कद 5 फीट 6 इंच, कमर 22 इंच, छाती 36 इंच, तो घर की गंध एक आंधी की तरह सारे घर में तेज चलने लगी थी और आवेदन पत्र पर लिखा हुआ मुक्ता का नाम अपनी लकीरों में ही कांप कर रह गया था। घर की सब चीजें जब से वह देख रही थी स्थिर थी। घर की ईंटें भी
जो उसके पिता के पिता ने चुनवाई थी। माँ के कमरे में छोटे शीशे वाला पलंग भी, जो माँ की सास के दहेज में आया था, और चौके की टूटी सी गागर, और वह चू रही बटलोई भी, जिस पर घर के एक पुरखे का नाम खुदा हुआ था, चंदा सिंह। और मुक्ता जानती थी कि उसकी माँ का जल्दी से लड़की के हाथ पीले करने का वह सपना भी स्थिर था, जो कभी उसने अपनी माँ से विरसे में पाया था। केवल चीजें ही नहीं, घर की वह गिनती भी स्थिर थी, जो घर की हर बेटी के घर से जाने के समय और हर बहू के घर आने के अवसर पर पूरी होती है। दहेज के 5 गहने और 11 सूट, लड़के की अंगूठी और घड़ी, समधिन का रेशमी सूट और सोने की माला, समधी का गर्म दुशाला और 51 रुपए, 21 रुपए बड़े भाई के, 11 छोटे के। बैठी उंगलियों पर हिसाब लगाती माँ के मुंह से यह गिनती मुक्ता ने इतनी बार सुनी थी कि वह गिनती भी एक स्थिर वस्तु की तरह उसे घर में पड़ी हुई जंतरी के समान दिखाई देने लगी थी। निरी जंतरी ही नहीं, मुक्ता को लगता यह घर की हर लड़की की जन्मपत्री है। और वह सोचती कि यह एक वर्तमान है जो एक पीढ़ी से रेंगता रेंगता दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाता है और हमेशा स्थिर दिखाई देता है। यह स्थिरता मुक्ता को विश्वास है इसी तरह रहनी थी, पर अचानक जो इस घर के सपनों से परे था वह घट गया और यह स्थिरता कहीं भीतर से हिल गई, जो अभी भी हिल रही है, जैसे भूकंप के बड़े झटके के बाद फिर कई बार छोटे छोटे झटके आते रहते हैं। उसका पहला झटका था कि मुक्ता के पिता कितने ही समय तक अपने कानों को टटोल कर देखते रहे थे। विश्वास नहीं बनता था कि वह पैगाम उन्होंने अपने कानों से सुना है। मुक्ता के पिता शहर के एक उस पुराने वकील के मुंशी थे जिसका सबसे बड़ा और सबसे अमीर मुवक्किल दिलीप राय का पिता था, जिसकी बहुत बड़ी जमींदारी थी और जिसके झगड़ों को निपटाने के लिए वकील की बंधी हुई तनख्वाह होती थी। और उसके अलावा जब दिलीप राय के पिता ने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया तो फॉरेन एक्सपोर्ट के मामले में उनका वकील रिजर्व बैंक से काम निकलवाने के लिए बम्बई जाया करता था, और उसके लिए हर बार हवाई जहाज की टिकट लाते समय उसके मुंशी की आंखों के आगे मुवक्किल की अमीरी एक अचंभे की तरह फैल जाया करती थी। और अब जब उसी घर से उसकी अपनी बेटी के लिए शादी का पैगाम आया तो वह सचमुच चकरा गया। मोतिया खान जैसे इलाके की एक गुमनाम सी गली के इस घर में वास्तव में एक भूकंप आ गया। पैगाम आया तो मुक्ता की माँ ईंटों के दरस वाले फर्श पर एक बार इस तरह फिसल पड़ने को हुई जैसे वह सफेद सीमेंट का अभी अभी टाटरी से धोया और वैक्स से पॉलिश किया हुआ फर्श हो। यह भूकंप मुक्ता के मन में भी आया, पर उस तरह नहीं जैसे माँ के या पिता के मन में आया था। अभी पूरा 1 वर्ष भी नहीं हुआ था जब मुक्ता ने दिलीप राय का घर देखा था। एक संयोग था जब दिलीप राय के रिश्ते में बहन लगने वाली एक लड़की कुसुम मुक्ता के कॉलेज अपनी किसी पुरानी सहेली से मिलने के लिए आई थी, और दोनों की परिचित उस लड़की ने उसकी मुक्ता से भेंट कराई थी। उसी दिन कोई 1 घंटे के लिए वे तीनों दिलीप राय के घर गई थीं। अमलताश के पीले गुच्छों में और गुलमोहर के लाल फूलों से घिरे हुए मकान की एक झलक सी आज भी मुक्ता को याद हो आई तो मन में से एक सुगंध सी आने लगी, पर इस तरह जैसे यह सुगंध उसके लिए वर्जित हो। उस दिन उसने कुछ मिनट के लिए दिलीप राय को भी देखा था, उसकी पत्नी को भी और उसके लगभग 1 वर्ष के बच्चे को भी। वह सब कुछ खूबसूरत था, पर जब दूर था तो बेगाना था, सहज था।
अब जब वह सब कुछ सरक कर उसके पास आ रहा था, उसके हाथों तक और उसके तन से गुजर कर उसके मन तक, कुछ भी सहज नहीं हो पा रहा था। वह जो पूर्ण था, साबुत, सालिम, उसमें से मौत ने एक टुकड़ा तोड़ लिया था दिलीप राय की पत्नी को, और अब उसी खाली जगह को भरना था मुक्ता से। शादी का यह पैगाम मुक्ता को लग रहा था जैसे एक खाली जगह का पैगाम हो, एक मर्द के मन का नहीं, केवल घर में खाली हुई एक जगह का। उस घर से एक औरत आई थी, दिलीप राय की मां नहीं, कोई और औरत। कह रही थी, वह तो ब्याह की बात नहीं सुनता था, जैसे वैराग धारण कर लिया हो, बड़ी मुश्किल से मां ने मनाया है। और यह मुक्ता को लगा मर्द के मन का नहीं, घर में खाली हो गई एक जगह का तकाजा है, एक गड्ढे को भरने की तरह, एक मोखले को बंद करने की तरह, एक दरार को लीपने की तरह। पर मैं क्यों? मेरी जगह कोई भी हो सकती थी, कोई भी। और मुक्ता के मन में आया, वह जिधर नजर करता कुछ भी उसके लिए हाजिर हो जाता, कुछ भी उसकी पकड़ के बाहर नहीं है, फिर सिर्फ मैं क्यों? और मुक्ता के मन में एक गर्म लकीर सी खिंच गई। उसने मुझे एक बार देखा है, शायद कुछ वही उसके मन में अटक गया हो, शायद। और शायद की कच्ची सी आस को पकड़ते हुए मुक्ता उस जगह की ओर देखने लगती जहां अभी अंधेरा था और जहां से अभी कोई पहचान नहीं उठ रही थी। कॉलेज वाली सहेली आई एक खबर की तरह और हंसती रही, सो तू शहर की सबसे सुंदर लड़की चुनी गई, मिस दिल्ली। मुक्ता का हाथ अंधेरे में किसी चीज से टकराया, शायद एक सहारे से। हौसले से पूछना चाहा, मेरा ख्याल किसे आया, माँ को या खुद उसे, या सिर्फ उसे जो रिश्ते में उसकी बहन लगती है। पर मुक्ता पूछ न सकी, हाथ अंधेरे में मूर्छित सा हो गया और फिर अंधेरा और गाढ़ा हो गया। वही औरत एक बार फिर आई और मुक्ता की माँ के पास बैठकर मुक्ता के भाग्य को सराहते हुए कहने लगी, एक तो इसके नसीब जाग जाएंगे और दूसरे उस बिलखते हुए बच्चे के जिसकी माँ भगवान ने छीन ली। और जब माँ शब्द मुक्ता के कुंवारे अंगों से टकराया, उसके सब अंग घबरा कर उसकी ओर देखने लगे। लगा उसके पैरों के नीचे उसकी अपनी कोई धरती नहीं है, कभी नहीं होगी। उसे सदा उस धरती पर खड़े होना पड़ेगा जो किसी और के पैरों के लिए थी। पत्नी कोई और थी, उसे सिर्फ उसकी जगह पर बैठना है। माँ कोई और थी, उसे सिर्फ उसकी जगह खड़ा होना है। अंधेरा शायद बहुत गाढ़ा होकर ठोस दीवार के समान हो गया। उसने दीवार से सिर को टिकाया तो विचार भी अंगों की तरह निढाल से हो गए। किसी की जगह पर खड़ी हुई मैं जब नजर आऊंगी, एक अजनबी, तब वह बच्चा जोर से रो पड़ेगा, उसका बाप भी, शायद जोर से नहीं, धीरे से, मन में। और मुक्ता को लगने लगा वह कब्र पर बैठे हुए एक प्रेत जैसी हो जाएगी। शादी के आए हुए पैगाम को हाँ करनी थी, पर मुक्ता से हाँ न हुई। होंठ भिज गए, पिता के आदेश के आगे भी, माँ की मिन्नत के आगे भी। और मुक्ता के होठों पर जमी हुई खामोशी एक लकीर बनकर वहां तक फैल गई जहां से शादी का पैगाम आया था। 3 महीने बीत गए, पर खामोशी की लकीर पर पांव रखकर आज फिर वह पैगाम आया, शायद मुक्ता के विचारों को टटोलता हुआ और यह कहता हुआ कि बच्चा दादी के पास रहेगा, पंजाब में, यहाँ दिल्ली में नहीं।
माँ ने मुक्ता पर गुस्सा करके उसकी खामोशी को तोड़ देना चाहा। खामोशी छिल सी गई, माँ के शब्दों से खुरच सी गई, लेकिन टूटी नहीं। मुक्ता के अपने मन में उसकी जीभ जैसे कट गई हो। वह बोल नहीं पा रही थी। लगा कभी नहीं बोला जाएगा। हाँ कहने के लिए भी नहीं, नहीं कहने के लिए भी नहीं। जानती थी दुनिया की कोई औरत नहीं होती जो एक बार अपने अस्तित्व के पूरे जोर से एक मर्द को आवाज देना ना चाहती हो। मैं चाहती हूँ, वह सोचती, पर देखती आवाज भीतर कहीं गले से भी नीचे अटक कर खड़ी हो गई है। शायद कभी होठों पर नहीं आएगी। वह मन में कल्पना करके दिलीप राय को देखने लगे, अपना बनाकर, मन के जोर से भी, कानून के जोर से भी। पर जहां जो कुछ पराया था वह उसी तरह रहा, पराया भी और वर्जित भी। और मुक्ता को लगा कभी कुछ भी अपना नहीं होगा, ना किसी रस्म के जोर से, ना कभी बरसों के जोर से। जहां तक भी मुक्ता देखती दूर तक दिखाई देता दिलीप राय जिस हैसियत का है। अगर कभी उसे जिंदगी का पहला चुनाव करना होता तो वह मुक्ता नहीं हो सकती थी। रास्ते में बहुत कुछ आ जाता। मोतिया खान की तंग गली, एक बेचारा सा सिर झुकाकर खड़ा हुआ मकान, मुंशी पिता की अपनी हड्डियों के समान गुच्छा सी हैसियत, और मुक्ता के लिए यह और बहुत इधर थी, और दिलीप राय का अस्तित्व बहुत परे था। अनेक और उसके पास आकर खड़े हो गए तो मुक्ता को लगा जैसे वह और कुछ नहीं, सिर्फ किसी मरने वाले की कब्र पर डाली जाने वाली मिट्टी की आखिरी मुट्ठी है। आखिरी मुट्ठी एक कब्र की लाश को ढकने का आखिरी जतन होता है। मुक्ता ने एक दार्शनिक की तरह सोचा, पर साथ ही उसे लगा जैसे मिट्टी में रेंगता हुआ एक कीड़ा उसके बदन पर चढ़ रहा हो, उसके नंगे मांस को टटोलता, सूंघता और उसके लहू में एक घूंट पीकर उसके मांस के साथ खेलता हुआ। मुक्ता ने चौंक कर अपनी ओर देखा। हे ईश्वर, क्या मेरे मन में मुझसे भी चोरी उसने इतना प्यार कर लिया है कि मैं उन बरसों को सह नहीं पा रही हूँ जब वह मेरा नहीं था, किसी और का था, किसी और का मर्द, किसी और के बच्चे का बाप। और मुक्ता ने अपना होंठ दांतों से काट लिया। हे ईश्वर, क्या मरी हुई औरत का अस्तित्व भी मुझसे सहा नहीं जा रहा है? और उसे लगा जैसे इन सब महीनों की खामोशी और कुछ नहीं थी, सिर्फ एक गिला थी उससे जो उसका था, सिर्फ उसका, और जिसने उससे मिलने से पहले उसके साथ बेवफाई की थी। मन एक लंबी गुफा बन गया और उसमें से गुजरती हुई मुक्ता को शादी का पैगाम देने वाला दिलीप कभी इतना अपना लगता रहा जैसे होठों की सांस से भी ज्यादा नजदीक हो, और कभी इतना पराया कि आंखों की पहचान से भी परे हो। आज फिर एक रात आई जब यह पैगाम फिर एक बार जीती जागती चीज की तरह उसे कमरे में आता हुआ लगा, और फिर उसकी चारपाई पर आकर उसकी बाह से लगकर उसके पास सोता रहा, बहुत कोमल, सजीव और छोटी छोटी सांस लेता हुआ। सवेरे तड़के जैसे ही आंख खुली मुक्ता को लगा बहुत दिनों बाद आज का दिन शांत है। शायद उसने दिलीप के बीते हुए वर्षों को भी स्वीकार कर लिया है, और उसके बच्चे को भी। बच्चा दादी के पास रहेगा, पंजाब में, यहाँ दिल्ली में नहीं। मुक्ता चारपाई पर से उठकर अंदर अपने कमरे की ओर जाने लगी तो ये शब्द उसके पैरों में चुभ गए। ये शायद कल से वहीं बाहर आंगन के फर्श पर पड़े हुए थे। लगा
जैसे पाँव से लहू बहने लगा हो। आश्चर्य भी हुआ कि एक ही शब्द एक ही समय में सर्वथा विपरीत अर्थ कैसे रखते हैं। यही शब्द थे, कल इन्हें सुना था तो मन को कुछ सुख देते हुए से लगे थे, छूट मूठ के माँ शब्द से उसे मुक्त करते हुए से, और दिलीप के बीते हुए वर्षों की गवाही को हर समय देखने की विवशता से स्वतंत्र करते हुए से। पर कल और आज के बीच कुछ घटित नहीं हुआ था। फिर भी ये शब्द आज शीशे की किरचों की तरह किसी और को नहीं, उसके अपने ही मांस को छीलने लगे थे। माँ हिपोक्रेट है, शायद सारी मध्य श्रेणी हिपोक्रेट होती है। मुक्ता के होठों पर हंसी सी आ गई। याद आ रहा था, कल माँ ने ये शब्द सुने थे तो एक पीड़ा अंतर में उतर गई थी, जैसे बच्चे को घर से दूर भेजकर बच्चे पर जुल्म किया जा रहा हो। पर वह औरत चली गई तो उन्हीं होठों से माँ ने एक सुख की सांस ली, कहने लगी, चलो यह भी अच्छा हुआ। सौतेले बच्चे पालने कोई आसान होते हैं, जान के जंजाल होते हैं। और मुक्ता को अपने प्रति एक तरह की तस्कीन हुई। मैं कुछ भी हूँ, माँ जैसी नहीं हूँ। जो कुछ मन में है वही होठों पर रख कर देख रही हूँ। मेरा कल का चैन भी सच था और आज की बेचैनी भी सच है। हाँ और नहीं, जैसे दो इलाके हों, शायद एक दूसरे के दुश्मन इलाके, और मुक्ता दोनों सीमाओं के बीच की खाली जगह पर खड़ी हो। पता था बहुत देर तक इस जगह पर खड़े नहीं रहा जा सकता, पर पैर किसी भी तरफ नहीं उठ रहे थे। या हाँ या नहीं कह सकने वाली स्वतंत्रता की विवशता थी। और इस जगह खड़े मुक्ता को एक बार माँ पर रश्क हो आया, जिसकी आंखों में अमीरी की ऐसी चकाचौंध है कि वही सच है और उसके सिवा जो कुछ भी अंधेरे में है वह सच नहीं है। यह सुख अपने ही ख्यालों की गुलामी का सुख होता है, जहाँ सब कुछ इकहरा होता है, रिश्ते का अर्थ भी इकहरा और इंसान के अस्तित्व का अर्थ भी इकहरा। और ऐसा सोचते हुए मुक्ता को लगा कि कुछ भी हो, माँ से रश्क करने का सुख मुझे नहीं चाहिए। मेरी पहचान मेरी पीड़ा में है। यह भी लगा कि किसी से कोई रिश्ता जब बाहरी चीज़ों के सहारे खड़ा होता है, जैसे मजहब के सहारे से या दौलत के सहारे से या बने बनाए और कतरे ब्योते कानून के सहारे से, उसे कभी मन की पीड़ा का वरदान नहीं मिलता। गुलामी का सुख मिलता है, पर स्वतंत्रता की पीड़ा नहीं मिलती। वह सिर्फ तभी मिलती है जब वह रिश्ता मन का होता है और किसी भी सहारे के बिना खड़े होना चाहता है, सिर्फ अपने अस्तित्व के बल पर। और अपने अस्तित्व की पीड़ा को पहचानते हुए मुक्ता अभी भी रास्ते की पहचान नहीं कर पा रही थी कि एक भयानक दुर्घटना घट गई। दिलीप राय के बच्चे की डिप्थीरिया से एक ही दिन में मृत्यु हो गई। मृत्यु के भयानक वार ने मुक्ता की खामोशी को तोड़ दिया और उसने तड़प कर हाँ कर दी, जैसे एक हारे हुए इलाके को अब उसकी बहुत आवश्यकता हो। शादी का पैगाम कुछ सिर झुकाकर शोक के दिनों से गुजरता रहा। मातम के कुछ दिन बीत गए तो उस पैगाम की मांग हुई। रस्म हो लेकिन बहुत साधारण सी, कोई चहल पहल ना हो। वैसा ही हुआ। सिर्फ मुक्ता की माँ ने कुछ रस्में जो अंदर बैठकर की जा सकती थीं, वे चुपके से कर ली। और मुक्ता जब हवन की अग्नि के पास से उठकर सवेरे के पहरों में दिलीप राय के साथ उसके घर आई, कुछ थोड़ी सी रस्में जो अंदर बैठकर की जा सकती थीं, दिलीप की माँ ने कर ली। एक छोटी सी रस्म थी जो मुक्ता के रिश्ते में ननद लगने वाली लड़की ने अपने कोई 1 बरस के बच्चे को मुक्ता की गोद में बिठाकर की।
जिसके साथ 2-3 औरतें वह परंपरागत गीत गाने लगीं, जो ऐसे अवसर पर नववधू से वंश को बढ़ाने की आशा से गाया जाता है। मुक्ता के सिर का पल्ला जरा नीचा सा था, पर परंपरागत घूंघट जैसा नहीं था। उसने सिर झुकाकर गोद में पड़े हुए बच्चे को देखा तो उसकी आंखें एक खौफ से फैल गईं। लगा किसी ने अचानक एक मरा हुआ बच्चा उसकी गोद में डाल दिया है। गोद का बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा था, परंतु निश्चल था। नए हाथ के स्पर्श से भी विचल नहीं हो रहा था। शायद मुक्ता की बाहों में पड़ी हुई लाल रंग की हाथी दांत की चूड़ियों को नए खिलौने की तरह देख रहा था। 2-3 औरतें वह गीत गा रही थीं, पर भरी हुई आवाज से। गीत के सारे अक्षर टूटे हुए पंखों की तरह हवा में हिलते रहे। दिलीप राय की माँ इस शुभ अवसर पर कोई अपशगुन नहीं करना चाहती थी, इसलिए आंखों का पानी आंखों में ही लौटा लिया। पर इस समय पिछले दिनों हुई बच्ची की मौत फिर जैसे ताज़ा होकर सबकी आंखों के आगे आ गई। एक हसरत भी थी कि आज उसी बच्चे को मुक्ता की गोद में डालना था। मुक्ता ने औरों की तरह उस बच्चे की मौत नहीं देखी थी, पर इस समय सबसे ज्यादा उसे ही लगा जैसे वही मरा हुआ बच्चा इस समय उसकी गोद में हो। और उसे लगा एक लाश है जो शायद हमेशा उसकी गोद में पड़ी रहेगी। दोस्तों, अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुक्ता और दिलीप की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है? कहानी का अंत सुखद है या दुखद, ये जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक मैं शैली आप सबसे विदा लेती हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी एवं प्रस्तुति से संबंधित अपने विचार एवं सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी और प्रसन्न रहें। नमस्कार।